भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 350 जो शिकायतकर्ताओं और गवाहों के खर्च एक्सपेंसेस ऑफ कंप्लेनेंट्स एंड विटनेसेस से संबंधित है। धारा 350 शिकायतकर्ताओं और गवाहों के खर्च यह धारा सुनिश्चित करती है कि आपराधिक मामलों में भाग लेने वाले शिकायतकर्ताओं और गवाहों को अनावश्यक वित्तीय कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। यह न्यायालय को सरकार द्वारा उनके उचित खर्चों का भुगतान करने का आदेश देने का अधिकार देती है। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अधीन कोई भी आपराधिक न्यायालय यदि वह उचित समझे तो सरकार की ओर से किसी भी शिकायतकर्ता या गवाह को इस संहिता के तहत ऐसे न्यायालय के समक्ष किसी भी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए उपस्थित होने के उचित खर्चों के भुगतान का आदेश दे सकता है। सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। कौन आदेश दे सकता है? कोई भी आपराधिक न्यायालय, क्रिमिनल कोर्ट। क्या आदेश दे सकता है? सरकार, गवर्नमेंट को यह आदेश दे सकता है कि वह उचित खर्चों, रीजनेबल एक्सपेंसेस का भुगतान करे। किसके खर्च? शिकायतकर्ता, कंप्लेनेंट या गवाह, विटनेस के। किस लिए? न्यायालय के सामने किसी जांच, इंक्वायरी, मुकदमे, ट्रायल या किसी अन्य कानूनी कार्यवाही में उपस्थित होने के लिए। शर्त, न्यायालय को यह उचित, इफ इट थिंक्स फिट, लगना चाहिए कि भुगतान किया जाना चाहिए। राज्य सरकार के नियम। यह धारा राज्य सरकार को इस संबंध में नियम बनाने की अनुमति देती है, जिसका अर्थ है कि खर्चों के भुगतान के लिए विशिष्ट प्रक्रियाएं और सीमाएं राज्य के नियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं। उदाहरण, एक गवाह को अपने घर से दूर एक अदालत में गवाही देने के लिए यात्रा करनी पड़ती है। न्यायालय सरकार को उसके यात्रा, भोजन और आवास के उचित खर्चों का भुगतान करने का आदेश दे सकता है। उचित खर्च में क्या शामिल है? आमतौर पर यात्रा व्यय, भोजन और आवास व्यय और कोई अन्य प्रत्यक्ष व्यय जो गवाही देने के लिए आवश्यक हो। इस धारा का समग्र महत्व, न्याय तक पहुंच। यह धारा सुनिश्चित करती है कि वित्तीय बाधाएं लोगों को आपराधिक न्याय प्रणाली में भाग लेने से न रोकें। गवाहों का सहयोग। यह गवाहों को बिना किसी वित्तीय बोझ के आगे आने और गवाही देने के लिए प्रोत्साहित करती है। निष्पक्ष सुनवाई। शिकायतकर्ताओं और गवाहों को उनके खर्चों की प्रतिपूर्ति करके यह धारा सुनिश्चित करती है कि सुनवाई निष्पक्ष हो और सभी प्रासंगिक साक्ष्य अदालत के सामने प्रस्तुत किए जाएं। राज्य की जिम्मेदारी। यह धारा आपराधिक न्याय प्रणाली के सुचारू कामकाज के लिए राज्य की जिम्मेदारी को स्वीकार करती है, जिसमें शिकायतकर्ताओं और गवाहों के उचित खर्चों का भुगतान शामिल है। न्यायिक विवेक। न्यायालय के पास यह तय करने का विवेक है कि क्या खर्चों का भुगतान किया जाना चाहिए, लेकिन यह विवेक मनमाना नहीं है और इसका प्रयोग उचित रूप से किया जाना चाहिए। संक्षेप में, धारा 350 किसी भी आपराधिक न्यायालय को सरकार को यह आदेश देने की शक्ति देती है कि वह किसी जांच, मुकदमे या अन्य कार्यवाही में भाग लेने वाले शिकायतकर्ताओं और गवाहों के उचित खर्चों का भुगतान करे, बशर्ते न्यायालय ऐसा करना उचित समझे। राज्य सरकार इस संबंध में नियम बना सकती है। ये इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 351 जो अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति, पावर टू एग्जामिन अक्यूज्ड, से संबंधित है। धारा 351 अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति। यह धारा न्यायालय को अभियुक्त से सीधे सवाल पूछने की शक्ति देती है। इसका मुख्य उद्देश्य अभियुक्त को अपने खिलाफ मौजूद साक्ष्य में दिख रही किसी भी परिस्थिति को व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करना है। यह निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रत्येक जांच या विचारण में अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किसी भी परिस्थिति को स्पष्ट करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से न्यायालय, सरल शब्दों में, किसी भी जांच या मुकदमे के दौरान, ताकि आरोपी को खुद मौका मिले कि वह अपने खिलाफ पेश किए गए सबूतों में जो बातें उसके खिलाफ दिख रही हैं उनकी सफाई दे सके, कोर्ट। किसी भी चरण में अभियुक्त को पहले से चेतावनी दिए बिना
उससे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है जिन्हें न्यायालय आवश्यक समझता है। ओ सरल शब्दों में, कोर्ट किसी भी समय, किसी भी चरण में, बिना आरोपी को पहले बताए या चेतावनी दिए उससे ऐसे सवाल पूछ सकता है जो कोर्ट को जरूरी लगे। महत्व, यह न्यायालय को साक्ष्य में किसी भी अस्पष्टता को तुरंत दूर करने और अभियुक्त की प्रतिक्रिया को समझने में मदद करता है। यह अचानक सवाल पूछने की अनुमति देता है ताकि वास्तविक प्रतिक्रिया मिल सके। बी, अभियोजन के गवाहों की परीक्षा होने के बाद और उसे अपने बचाव के लिए बुलाने से पहले उससे मामले पर सामान्य रूप से प्रश्न करेगा। ओ सरल शब्दों में, अभियोजन पक्ष के सारे गवाहों की गवाही खत्म हो जाने के बाद और इससे पहले कि आरोपी को अपना बचाव पेश करने के लिए कहा जाए, कोर्ट को अनिवार्य रूप से शैल आरोपी से पूरे केस के बारे में सामान्य रूप से सवाल पूछने होंगे। महत्व, यह अभियुक्त को अपने खिलाफ पेश किए गए सभी सबूतों पर अपनी प्रतिक्रिया देने का एक औपचारिक अवसर देता है। इसे धारा 351 का बयान भी कहा जाता है। परंतु एक समन मामले में जहां न्यायालय ने अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति को माफ कर दिया है, वह खंड बी के अधीन उसकी परीक्षा को भी माफ कर सकता है। सरल शब्दों में, अगर यह एक समन केस है, छोटे मोटे अपराध जहां आमतौर पर वारंट जारी नहीं होता और कोर्ट ने आरोपी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में आने से छूट दे दी है, तो कोर्ट उसे उपधारा 1B के तहत पूछताछ से भी छूट दे सकता है। महत्व, यह छोटे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाता है और अभियुक्त को अनावश्यक रूप से परेशान होने से बचाता है। 2. जब अभियुक्त से उपधारा 1 के अधीन परीक्षा की जाती है तो उसे कोई शपथ नहीं दिलाई जाएगी। सरल शब्दों में, जब आरोपी से धारा 351 के तहत सवाल पूछे जाते हैं तो उसे कसम नहीं दिलाई जाएगी, नो ऑथ। महत्व, यह आत्म अपराध के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन के सिद्धांत के अनुरूप है, जिसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को खुद को दोषी ठहराने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कसम दिलाने से यह अर्थ निकल सकता है कि उसे सच बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे उसके अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। 3. अभियुक्त ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करने से या उनके झूठे उत्तर देने से दंड का भागी नहीं होगा। सरल शब्दों में, अगर आरोपी उन सवालों का जवाब देने से मना कर देता है या झूठे जवाब देता है तो उसे सिर्फ इस वजह से कोई सजा नहीं मिलेगी। महत्व, यह भी आत्म अपराध के विरुद्ध अधिकार का एक विस्तार है। आरोपी को अपने खिलाफ सबूत देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हालांकि झूठे जवाब देना उसके खिलाफ तर्क, एडवर्स इन्फरेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 4. अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तरों को ऐसी जांच या विचारण में विचार में लिया जा सकता है और किसी अन्य जांच या किसी अन्य अपराध के विचारण में उसके पक्ष में या उसके विरुद्ध साक्ष्य में दिया जा सकता है, जिसके लिए ऐसे उत्तर यह दर्शा सकते हैं कि उसने अपराध किया है। सरल शब्दों में, जो जवाब आरोपी देता है उन्हें उसी जांच या मुकदमे में ध्यान में रखा जा सकता है, टेकन इनटू कंसिडरेशन। और यदि वे जवाब यह दिखाते हैं कि उसने कोई अन्य अपराध किया है तो उन जवाबों को उस अन्य अपराध की जांच या मुकदमे में उसके पक्ष में फॉर हिम या उसके विरुद्ध अगेंस्ट हिम सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। महत्व, वो जवाबों को विचार में लिया जा सकता है का मतलब है कि वे सीधे सबूत नहीं हैं जो उसे दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन वे मामले के समग्र मूल्यांकन में सहायक होते हैं। यह आरोपी को एक अवसर देता है कि वह अपनी बेगुनाही साबित करे, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि यदि वह अपने जवाबों से खुद को किसी अन्य अपराध में फंसाता है तो वे जवाब इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और 5. न्यायालय अभियोजक और बचाव पक्ष के वकील की मदद ले सकता है उन प्रासंगिक प्रश्नों को तैयार करने में जो अभियुक्त से पूछे जाने हैं, और न्यायालय अभियुक्त द्वारा लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दे सकता है जो इस धारा का पर्याप्त अनुपालन माना जाएगा। सरल शब्दों में, कोर्ट अभियोजक, प्रोसिक्यूटर और बचाव पक्ष के वकील, डिफेंस काउंसिल की मदद ले सकता है ताकि वे आरोपी से पूछे जाने वाले जरूरी सवाल तैयार कर सकें।
ओ कोर्ट यह भी कह सकता है कि आरोपी लिखित में अपना बयान रिटन स्टेटमेंट दाखिल कर दे और ऐसा लिखित बयान इस धारा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त माना जाएगा, यानी उसे मौखिक रूप से उपस्थित होने की जरूरत नहीं होगी। महत्व: यह प्रक्रिया को अधिक कुशल और सहयोगी बनाता है। लिखित बयान की अनुमति देने से समय की बचत होती है और अभियुक्त को अपने वकील के परामर्श से सावधानीपूर्वक जवाब तैयार करने का अवसर मिलता है। इस धारा का समग्र महत्व: निष्पक्ष सुनवाई का सिद्धांत। यह धारा सुनिश्चित करती है कि अभियुक्त को अपने खिलाफ लगे आरोपों और सबूतों पर अपनी बात कहने का एक स्पष्ट और औपचारिक अवसर मिले। सत्य का पता लगाना: यह न्यायालय को अभियुक्त से सीधे सवाल पूछकर मामले के तथ्यों को स्पष्ट करने में मदद करती है। आत्म अपराध के विरुद्ध अधिकार: यह सुनिश्चित करती है कि अभियुक्त को शपथ लेने या अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर न किया जाए और जवाब न देने पर उसे दंडित न किया जाए। न्यायिक दक्षता और लचीलापन: यह न्यायालय को अभियुक्त की परीक्षा के तरीके में लचीलापन प्रदान करती है, जिसमें लिखित बयान की अनुमति देना और अभियोजन बचाव पक्ष के वकील की मदद लेना शामिल है। साक्ष्य का मूल्यांकन: अभियुक्त के जवाबों को मामले के समग्र साक्ष्य के साथ मिलाकर विचार किया जा सकता है, जिससे न्यायालय को सही निर्णय तक पहुंचने में मदद मिलती है। संक्षेप में, धारा 351 न्यायालय को अभियुक्त से उसके खिलाफ सबूतों को स्पष्ट करने के लिए सवाल पूछने की शक्ति देती है। ये सवाल किसी भी चरण में बिना चेतावनी के पूछे जा सकते हैं और अभियोजन गवाहों की परीक्षा के बाद अनिवार्य रूप से पूछे जाएंगे। अभियुक्त को शपथ नहीं दिलाई जाएगी और जवाब न देने या झूठे जवाब देने पर उसे दंडित नहीं किया जाएगा। उसके जवाबों को मुकदमे में विचार किया जा सकता है और अन्य अपराधों के लिए सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यायालय सवाल तैयार करने में अभियोजक और बचाव पक्ष के वकील की मदद ले सकता है और लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दे सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 352, जो मौखिक तर्क और तर्कों का झापन, ओरल आर्ग्यूमेंट्स एंड मेमोरेंडम ऑफ आर्ग्यूमेंट्स से संबंधित है। धारा 352 मौखिक तर्क और तर्कों का झापन। यह धारा अदालती कार्यवाही में पक्षकारों द्वारा अपने मामले को प्रस्तुत करने के तरीके को विनियमित करती है, खासकर मौखिक तर्कों और लिखित प्रस्तुतियों के संबंध में। इसका उद्देश्य प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, अनावश्यक देरी से बचना और यह सुनिश्चित करना है कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए तर्क संक्षिप्त और प्रासंगिक हों। 1. किसी कार्यवाही का कोई भी पक्ष अपने साक्ष्य बंद होने के तुरंत बाद संक्षिप्त मौखिक तर्क कंसाइज ओरल आर्गुमेंट्स प्रस्तुत कर सकता है और मौखिक तर्क, यदि कोई हो, समाप्त करने से पहले न्यायालय को एक झापन मेमोरेंडम प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें उसके मामले के समर्थन में तर्कों को संक्षेप में और अलग अलग शीर्षकों के तहत प्रस्तुत किया गया हो, और ऐसा प्रत्येक झापन रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। ओ कौन कर सकता है? किसी भी मुकदमे या कार्यवाही का कोई भी पक्ष, एनी पार्टी, जैसे अभियोजन, बचाव, शिकायतकर्ता। ओ कब कर सकता है? जैसे ही उसने अपने सारे सबूत, एविडेंस पेश कर दिए हों, क्लोज ऑफ हिज एविडेंस। वो क्या कर सकता है? संक्षिप्त मौखिक तर्क, कंसाइज ओरल आर्ग्यूमेंट्स दे सकता है। इसका मतलब है कि उसे अपनी बात संक्षेप में और सीधे तौर पर कहनी है। अपने मौखिक तर्क पूरे करने से पहले या अगर मौखिक तर्क नहीं दे रहा है, वह एक झापन मेमोरेंडम अदालत में जमा कर सकता है। ओ झापन कैसा होगा? इसमें उसके केस के समर्थन में दिए गए तर्क संक्षेप में कंसाइसली लिखे होंगे। तर्कों को अलग अलग शीर्षकों, डिस्टिंक्ट हेडिंग्स के तहत प्रस्तुत किया जाएगा ताकि वे पढ़ने में आसान और व्यवस्थित लगें। ओ क्या होगा? परिणाम: ऐसा हर झापन केस के रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। महत्व: यह पक्षकारों को अपने मामले को मौखिक और लिखित
दोनों तरह से प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का अवसर देता है, जबकि संक्षिप्तता और स्पष्टता को प्रोत्साहित करता है। लिखित ध्यापन न्यायालय के लिए बाद में मामले को समझने और निर्णय लिखने में सहायक होता है। 2. ऐसे प्रत्येक ध्यापन की एक प्रति विपरीत पक्ष को एक साथ प्रदान की जाएगी। सरल शब्दों में, जब कोई पक्ष अपना ध्यापन अदालत में जमा करता है तो उसे तुरंत साइमल्टेनियसली उसकी एक कॉपी दूसरे पक्ष ऑपोजिट पार्टी को भी देनी होगी। महत्व: यह निष्पक्षता सुनिश्चित करता है और दूसरे पक्ष को पहले पक्ष के तर्कों को जानने और उनका जवाब देने का मौका देता है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का हिस्सा है। 3. लिखित तर्क दाखिल करने के उद्देश्य से कार्यवाही का कोई स्थगन प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय कारणों को लिखित में दर्ज करके ऐसे स्थगन को आवश्यक न समझे। सरल शब्दों में, सिर्फ इसलिए कि कोई पक्ष लिखित तर्क रिटन आर्ग्यूमेंट्स जमा करना चाहता है, इस अकेले कारण के लिए सुनवाई को टाला अजर्नमेंट नहीं जाएगा। स्थगन कब मिलेगा? कोर्ट केवल तभी सुनवाई टालेगा जब उसे लगे कि ऐसा करना जरूरी है और उसे इसके लिए कारण लिखित में दर्ज करने होंगे। महत्व: यह लिखित तर्कों के बहाने अनावश्यक देरी को रोकता है और त्वरित न्याय के सिद्धांत का समर्थन करता है। पक्षकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने साक्ष्य बंद होने के बाद तुरंत अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहें। न्यायालय, यदि उसकी राय में मौखिक तर्क संक्षिप्त या प्रासंगिक नहीं है, तो ऐसे तर्कों को विनियमित कर सकता है। सरल शब्दों में, अगर कोर्ट को लगता है कि कोई पक्ष जो मौखिक तर्क दे रहा है वे संक्षिप्त नहीं हैं, नॉट कंसाइज, या मामले से संबंधित नहीं है, नॉट रेलेवेंट, तो कोर्ट उन तर्कों को नियंत्रित कर सकता है, रेगुलेट। उदाहरण: कोर्ट वकील को रोक सकता है और उसे सीधे मुद्दे पर आने के लिए कह सकता है या उसे अनावश्यक विस्तार से बचने के लिए कह सकता है। महत्व: यह न्यायालय को कार्यवाही पर नियंत्रण बनाए रखने, समय बचाने और यह सुनिश्चित करने की शक्ति देता है कि अदालत का समय गैर प्रासंगिक या दोहराए जाने वाले तर्कों में बर्बाद न हो। इस धारा का समग्र महत्व: प्रक्रियात्मक दक्षता। यह धारा अदालती कार्यवाही में प्रस्तुतियों को सुव्यवस्थित करके दक्षता बढ़ाती है, जिससे समय की बचत होती है। स्पष्टता और संक्षिप्तता। यह पक्षकारों को अपने तर्कों को संक्षिप्त और स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे न्यायालय के लिए मामले को समझना आसान हो जाता है। न्यायिक नियंत्रण। यह न्यायालय को मौखिक तर्कों की गुणवत्ता और समय पर नियंत्रण रखने का अधिकार देती है, जिससे कार्यवाही अनुशासित बनी रहे। पारदर्शिता और निष्पक्षता। लिखित ध्यापन की प्रतियों को विपरीत पक्ष को प्रदान करने का प्रावधान पारदर्शिता और प्राकृतिक न्याय सुनिश्चित करता है। लिखित रिकॉर्ड। लिखित ध्यापन दाखिल करने की अनुमति से मामले के तर्कों का एक स्थायी रिकॉर्ड बनता है, जो निर्णय लिखने और अपील के लिए उपयोगी होता है। संक्षेप में, धारा 352 किसी भी पक्ष को अपने साक्ष्यबंद होने के बाद संक्षिप्त मौखिक तर्क देने और एक संक्षिप्त वर्गीकृत लिखित ध्यापन प्रस्तुत करने की अनुमति देती है, जिसकी एक प्रति दूसरे पक्ष को भी दी जाएगी। लिखित तर्कों के लिए कोई अनावश्यक स्थगन नहीं दिया जाएगा। न्यायालय को अधिकार है कि वह उन मौखिक तर्कों को नियंत्रित करे जो संक्षिप्त या प्रासंगिक नहीं हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 343, जो अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम गवाह होना, अक्यूज्ड पर्सन टू बी कॉम्पिटेंट विटनेस, से संबंधित है। धारा 335, अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम गवाह होना। यह धारा एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो आपराधिक न्याय प्रणाली में अभियुक्त के अधिकारों से संबंधित है। यह उसे अपने बचाव में गवाह के रूप में पेश होने की अनुमति देती है, जबकि उसके आत्म अपराध के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, की भी रक्षा करती है। एक
आपराधिक न्यायालय के समक्ष किसी अपराध का अभियुक्त कोई भी व्यक्ति बचाव पक्ष के लिए सक्षम गवाह होगा और अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों या उसी विचारण में उसके साथ आरोपित किसी भी व्यक्ति के आरोपों का खंडन करने के लिए शपथ पर साक्ष्य दे सकता है। सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। ओ कौन? कोई भी व्यक्ति जिस पर किसी आपराधिक न्यायालय में किसी अपराध का आरोप है, एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। वो क्या होगा? वह बचाव पक्ष के लिए सक्षम गवाह, कॉम्पिटेंट विटनेस होगा। इसका मतलब है कि कानून उसे गवाही देने के योग्य मानता है। वो कैसे गवाही दे सकता है? वह शपथ पर ऑन ओथ गवाही दे सकता है। वो किस लिए गवाही? अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का खंडन करने, इन डिसप्रूफ ऑफ द चार्जेस के लिए, या उसी मुकदमे में उसके साथ आरोपित किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ लगे आरोपों का खंडन करने के लिए। महत्व: यह अभियुक्त को अपने मामले को सीधे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देता है, जो निष्पक्ष सुनवाई का एक महत्वपूर्ण पहलू है। परंतु उसे गवाह के रूप में नहीं बुलाया जाएगा सिवाय उसकी अपनी लिखित अनुरोध पर। सरल शब्दों में, आरोपी को गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। वह गवाह तभी बनेगा जब वह खुद लिखित में अनुरोध करे। महत्व: यह आत्म अपराध के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन की रक्षा करता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) में निहित है। किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उसके साक्ष्य न देने को किसी भी पक्ष या न्यायालय द्वारा किसी भी टिप्पणी का विषय नहीं बनाया जाएगा, या उसी विचारण में उसके विरुद्ध या उसके साथ आरोपित किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अनुमान उत्पन्न नहीं करेगा। सरल शब्दों में, यदि आरोपी गवाही नहीं देता है, हिज फेलियर टू गिव एविडेंस, तो कोई भी, न तो अभियोजन, न बचाव पक्ष, न ही कोर्ट, इस बात पर कोई टिप्पणी, कमेंट नहीं करेगा। और उसके गवाही न देने से उसके खिलाफ या उसके साथ आरोपित किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ कोई अनुमान, प्रिजम्पशन, नहीं लगाया जाएगा, जैसे कि वह दोषी है क्योंकि उसने गवाही नहीं दी। महत्व: यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। यह सुनिश्चित करता है कि अभियुक्त के गवाही न देने के अधिकार का सम्मान किया जाए और उसके इस निर्णय को उसके खिलाफ इस्तेमाल न किया जाए। कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध इस संहिता के अधीन धारा 101 शांति भंग, या धारा 126 विवाह से संबंधित, या धारा 127 पत्नी, बच्चों, माता पिता का भरण पोषण, या धारा 128 पति पत्नी का भरण पोषण, या धारा 129 माता पिता का भरण पोषण, या अध्याय X सार्वजनिक उपद्रव, या अध्याय 19 के भाग ग या भाग घ जैसे लोक सेवकों की अवमानना के अधीन आपराधिक न्यायालय में कार्यवाही संस्थित की गई है, ऐसी कार्यवाही में स्वयं को गवाह के रूप में पेश कर सकता है। सरल शब्दों में, यह उपधारा उन विशेष प्रकार की कार्यवाहियों जो सीधे अपराध के मुकदमे नहीं होती बल्कि अन्य आपराधिक प्रकृति की होती है के बारे में बताती है, जैसे शांति भंग करने से संबंधित कार्यवाही धारा 101, भरण पोषण से संबंधित कार्यवाही धारा 126, 127, 128, 129, सार्वजनिक उपद्रव चैप्टर X से संबंधित कार्यवाही। कुछ अन्य विशेष कार्यवाही चैप्टर खान के पार्ट B, C, D। इन कार्यवाहियों में जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई है वह स्वयं को गवाह के रूप में प्रस्तुत कर सकता है, मे ऑफर हिमसेल्फ एज अ विटनेस। महत्व: यह इन अर्ध आपराधिक या सिविल प्रकृति की आपराधिक कार्यवाहियों में भी व्यक्ति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार देता है, परंतु धारा 127, धारा 128 या धारा 129 के अधीन कार्यवाहियों में ऐसे व्यक्ति के साक्ष्य न देने को किसी भी पक्ष या न्यायालय द्वारा किसी भी टिप्पणी का विषय नहीं बनाया जाएगा, या उसी जांच में उसके विरुद्ध या उसके साथ जिस किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की गई है उसके विरुद्ध कोई अनुमान उत्पन्न नहीं करेगा। सरल शब्दों में, विशेष रूप से भरण पोषण से संबंधित कार्यवाहियों धारा 127, 128, 139 में यदि व्यक्ति गवाही नहीं देता है तो उसे इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी और उसके खिलाफ कोई अनुमान नहीं लगाया जाएगा, जैसे कि वह दोषी है क्योंकि उसने गवाही नहीं दी।
महत्व: यह उपधारा 1B में निहित सुरक्षा उपाय को इन विशेष कार्यवाहियों तक बढ़ाता है जिससे व्यक्ति के गवाही न देने के अधिकार का सम्मान सुनिश्चित हो। इस धारा का समग्र महत्व: आत्म अपराध के विरुद्ध अधिकार की पुष्टि। यह धारा अभियुक्त के संवैधानिक अधिकार को मजबूत करती है कि उसे खुद को दोषी ठहराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। निष्पक्ष सुनवाई का सिद्धांत: यह अभियुक्त को अपने बचाव में गवाही देने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करके निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत को बढ़ावा देती है। अभियुक्त के विवेक पर निर्भर गवाह के रूप में पेश होना पूरी तरह से अभियुक्त के विवेक पर निर्भर करता है और इस निर्णय के लिए उसे कोई नकारात्मक परिणाम भुगतने नहीं पड़ते। साक्ष्य का मूल्यांकन: यह न्यायालय को अभियुक्त के बयान को, यदि वह गवाही देता है, साक्ष्य के रूप में विचार करने की अनुमति देती है जो मामले के तथ्यों को पूरी तरह से समझने में सहायक होता है। विशेष कार्यवाहियों का समावेश: यह आपराधिक कानून के दायरे से परे कुछ विशेष कार्यवाहियों में भी इसी तरह के सुरक्षा उपायों को लागू करती है। संक्षेप में, धारा 373 यह कहती है कि आपराधिक न्यायालय में आरोपित कोई भी व्यक्ति अपने बचाव में एक सक्षम गवाह हो सकता है और शपथ पर गवाही दे सकता है। हालांकि उसे तभी बुलाया जाएगा जब वह लिखित में अनुरोध करे। यदि वह गवाही नहीं देता है तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी और उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल अनुमान नहीं लगाया जाएगा। इसी तरह के प्रावधान कुछ अन्य गैर अपराध संबंधी कानूनी कार्यवाहियों में भी लागू होते हैं।